हेलो स्टूडेंट, आस्था स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित 11th क्लास के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर मोल कंसेप्ट के बारे में अध्ययन करेंगे इस पूरे वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को मिलता रहे। तो आज हमारा टॉपिक है मोल। तो मोल को समझने से पहले हम लोग समझते हैं, जैसे कोई अगर पदार्थ है उसका हमें द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में व्यक्त करेंगे या फिर ग्राम में व्यक्त करेंगे या फिर द्रव्यमान की और भी इकाइयां हैं उनमें व्यक्त करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई पदार्थ दिया गया है, उसकी लंबाई हमें निकालना है, तो उसके लिए हम लोग उसको मीटर में मापेंगे, किलोमीटर में भी माप सकते हैं, और भी लंबाई के मात्रक होते हैं उनमें भी माप सकते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई रासायनिक पदार्थ दिया गया है, ठीक है, तो अगर कोई रासायनिक पदार्थ दिया गया है उसको मापना है, तो उसको मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, मोल का उपयोग करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग मोलों की संख्या में व्यक्त करेंगे, मापेंगे। मान लेते हैं कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में ऑक्सीजन भरा हुआ है, इसकी संख्या मान लेते हैं x है। इस ऑक्सीजन को हमें मापना है, ये जो कंटेनर है इसमें ऑक्सीजन भरा पड़ा है, इसको मापना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मोल में मापेंगे। तो इसको इस तरह से कहेंगे कि इस पूरे कंटेनर में x मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट है। समझ में आया? जैसे अगर किसी पदार्थ का द्रव्यमान मापना है तो उसको किलोग्राम में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं, और भी द्रव्यमान की इकाइयों में मापते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई पदार्थ दिया गया है, उसकी हमें लंबाई मापना है, तो उसकी लंबाई मापने के लिए हम लोग मीटर का प्रयोग करेंगे, किलोमीटर का प्रयोग कर सकते हैं, सेंटीमीटर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई रासायनिक पदार्थ दिया गया है और उसके अमाउंट्स को हमें मापना है, तो उसके अमाउंट को हम लोग मोल में मापते हैं। किस में मापेंगे? मोल में मापेंगे, मोलों की संख्या में मापेंगे। मान लेते हैं कोई कंटेनर है, यहाँ जो कि दिखाया गया है, कंटेनर में ऑक्सीजन उपस्थित है। अब उस ऑक्सीजन को हमें मापना है, यहाँ जो ऑक्सीजन है उसको हमें मापना है, तो इसको क्या करेंगे, इसको मापेंगे मोल में, मोलों की संख्या में मापेंगे। तो इसको अगर x पूरा माना गया है तो इसको इस तरह से कहेंगे कि इस पूरे कंटेनर में x मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखिए मोल क्या होता है, मोल जो है रासायनिक पदार्थों की जो मात्राएं होती हैं, अमाउंट्स होती हैं, उनको हम लोग मोलों की संख्या में ही व्यक्त करते हैं। तो कोई भी रासायनिक पदार्थ है, उसके अमाउंट्स को अगर मापना है तो उसको किस में मापेंगे, मोलों की संख्या में मापेंगे। अब अगर एक मोल की परिभाषा हमें बताना हो कि एक मोल क्या होता है, ठीक, अगर एक मोल के बारे में बताना है तो देखिए, मान लेते हैं ये कोई पदार्थ है, ये पूरा पदार्थ दिया गया है, ठीक है, इस पदार्थ का ये छोटा सा हिस्सा है यहाँ पर, ठीक, इस छोटे से हिस्से में 6.02213 इंटू 10⁻23 कण मौजूद है। तो मान लेते हैं पूरा पदार्थ है, इस पूरे पदार्थ में एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें 6.02213 इंटू 10⁻23 कण मौजूद है। ठीक, तो अगर इस पदार्थ के इस छोटे से कण में, अगर इस पदार्थ के इस छोटे से पार्ट में, ये जो छोटा सा पार्ट दिया गया है, इस छोटे से पार्ट में 6.02213 इंटू 10⁻23 कण मौजूद है, तो यही पार्ट जो है, ये जो पार्ट दिया गया है, यही पार्ट एक मोल कहलाएगा। ठीक है, इस पूरे पदार्थ का एक मोल कहलाएगा। कौन? ये जो छोटा सा पार्ट यहाँ पर दिया गया है। समझ में आया? तो देखिए, एक मोल क्या होता है, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.02213 इंटू 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं, पदार्थ का एक मोल कहलाता है। तो मान लेते हैं ये जो पूरा बॉक्स बना हुआ है, ये पदार्थ है, कोई पदार्थ है, एल्युमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, आयरन का हो सकता है, मान लिए हैं कोई पदार्थ है, ठीक है, और ये जो है छोटा सा पार्ट है पदार्थ का जिसमें 6.02213 इंटू 10⁻23 कण उपस्थित है। ठीक है, तो अगर इस छोटे से पार्ट में, जो छोटा सा पार्ट है, उसमें 6.02213 इंटू 10⁻23 कण मौजूद हैं, तो ये छोटा सा जो पार्ट है वही इस पूरे पदार्थ का, ये जो पूरा पदार्थ है, इस पूरे पदार्थ का एक मोल कहलाएगा। ठीक, तो किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.02213 इंटू 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं, वही पदार्थ का एक मोल कहलाएगा। ठीक, तो ये पूरा पदार्थ था, इस पूरे पदार्थ का एक छोटा सा पार्ट था जिसमें इतने कण मौजूद थे, इसलिए यह पूरा छोटा सा जो पार्ट है वह इस पदार्थ का, इस जो ये पूरा पदार्थ दिया गया है, इस पूरे पदार्थ का एक मोल कहलाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक मोल कण
क्या होता है, एक मोल कण जो है वह 6.02213 इंटू 10⁻23 कण होता है। ठीक, तो एक मोल कण किसके बराबर होता है, 6.02213 इंटू 10⁻23 कण के बराबर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक मोल कण के बारे में बताता है कि एक मोल कण क्या है। तो एक मोल कण जो होता है वह 6.02213 इंटू 10⁻23 कण होता है। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला नोट्स दिया गया है कि एक मोल पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या का मान नियत रहता है, जिसे एवोग्रेडो नियतांक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई एक मोल पदार्थ है, एक मोल पदार्थ में कितने कण मौजूद रहेंगे, अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि एक मोल अगर कण है तो उस एक मोल कण में 6.02213 इंटू 10⁻23 कण उपस्थित होंगे। तो एक मोल कण जो होता है उसमें ये जो पूरी संख्या दी गई है 6.02213 इंटू 10⁻23, ये हमेशा नियत रहेगा। ठीक है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और इसी कांस्टेंट को हम लोग एवोग्रेडो नियतांक कहते हैं। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है उसी को हम लोग एवोग्रेडो नियतांक कहते हैं, और एवोग्रेडो नियतांक को हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देखिए Na से रिप्रेजेंट किया गया है। तो Na जो होगा उसका मान कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 प्रति मोल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एवोग्रेडो नियतांक जो है वो लगभग 6.022 इंटू 10⁻23 प्रति मोल लिया गया है। ठीक, अब अगला नोट पॉइंट जो है वो दिया गया है कि पदार्थ और उसकी मात्रा यहाँ दिया गया है, और कणों की संख्या इधर दिया गया है। जैसे अगर कोई पदार्थ है, मान लेते हैं कोई पदार्थ है, ठीक है, इस पूरे पदार्थ में 1 मोल CO परमाणु दिया गया है। कितना दिया गया है, 1 मोल CO परमाणु दिया गया है। तो 1 मोल CO परमाणु का मतलब क्या हुआ, उस 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 CO परमाणु प्रेजेंट है। ठीक, तो ये कोई पदार्थ दिया गया है, इस पदार्थ का ये 1 मोल दिया गया है। तो इस 1 मोल CO परमाणु में कितने CO परमाणु उपस्थित होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 CO परमाणु उपस्थित होंगे। इसी प्रकार से 1 मोल CO2 अणु दिया गया है। मान लेते हैं एक कोई पदार्थ है, इस पदार्थ का एक छोटा सा पार्ट है, इस पूरे पदार्थ का ये 1 मोल है। तो इस पूरे पदार्थ के 1 मोल CO2 अणु में कितने CO2 अणु उपस्थित होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 CO अणु उपस्थित होंगे। इसी प्रकार से अगर 1 मोल पोटेशियम आयन दिया गया है तो 1 मोल पोटेशियम आयन में कितने कण उपस्थित होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 पोटेशियम आयन उपस्थित होंगे। तो 1 मोल पोटेशियम आयन में कितने कण उपस्थित होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 पोटेशियम आयन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अगर कहीं 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि पदार्थ के मोलों की संख्या, जिसको हम लोग स्मॉल n से व्यक्त करते हैं, तथा उसमें उपस्थित कणों की संख्या को हम लोग कैपिटल N से व्यक्त करते हैं, में निम्न संबंध होता है। अब वो संबंध यहाँ नीचे दिखाया गया है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। संबंध क्या दिया गया है कि पदार्थ के मोलों की जो संख्या होगी वह पदार्थ के कणों की संख्या, जिसको कैपिटल N से व्यक्त करते हैं, डिवाइड उसको किया जाएगा कणों की संख्या प्रति मोल से। ठीक है, तो पदार्थ के मोलों की संख्या क्या होती है, पदार्थ के कणों की संख्या डिवाइड बाय कणों की संख्या प्रति मोल। यहाँ देखिए कणों की संख्या प्रति मोल, इसका क्या मतलब हुआ, अर्थात 1 मोल में कितने कण मौजूद होंगे, 6.02213 इंटू 10⁻23 कण होंगे। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है कणों की संख्या प्रति मोल, जिसको कोष्टक में लिखा गया है Na। यहाँ Na क्या है, एवोग्रेडो नियतांक है। तो इसको इस तरह से भी कहा जा सकता था कि पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर पदार्थ के कणों की संख्या डिवाइड बाय एवोग्रेडो नियतांक। ठीक, देखिए यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, यहाँ स्मॉल n बराबर कैपिटल N बटा Na। यहाँ पर स्मॉल n जो है वह पदार्थ के मोलों की संख्या है, और कैपिटल N जो है वह पदार्थ के कणों की संख्या है, और जो Na है वह कणों की संख्या प्रति मोल है, या फिर एवोग्रेडो नियतांक है। तो ये हो गया पूरा पार्ट। इसी प्रकार से अगर परमाणु के मोलों की संख्या निकालना है तो वह होगा तत्व की मात्रा ग्राम में डिवाइड बाय परमाणु भार। ठीक है, तो अगर परमाणु के मोलों की संख्या निकालना होगा तो हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे कि परमाणु के मोलों की संख्या बराबर तत्व की मात्रा ग्राम में
डिवाइड बाय परमाणु भार। इसी प्रकार से अगला देखिए, अगर अणुओं के मोलों की संख्या हमें निकालना है तो उसके लिए इस वाले फार्मूले का प्रयोग करेंगे कि पदार्थ की मात्रा ग्राम में डिवाइड बाय अणु भार। ठीक है, तो अगर अणुओं के मोलों की संख्या निकालना है तो उसको हम लोग इस वाले फार्मूले से निकालेंगे। तो अणुओं के मोलों की संख्या कितनी होगी? अणुओं की मोलों की संख्या जो होगी वह बराबर होगा पदार्थ की मात्रा ग्राम में डिवाइड बाय अणु भार होगा। इसी प्रकार से अगर कोई यौगिक दिया गया है, यौगिक के मोलों की संख्या निकालना है, तो देखिए यौगिक के मोलों की संख्या जो होगी वह यौगिक की मात्रा ग्राम में डिवाइड बाय यौगिक का अणु भार होगा। ठीक है, तो अगर यौगिक के मोलों की संख्या निकालना है तो क्या होगा? यौगिक के मोलों की संख्या बराबर यौगिक की मात्रा ग्राम में डिवाइड बाय यौगिक का अणु भार। तो इस वाले फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे। और अगर गैस के मोलों की संख्या निकालना है तो गैस के मोलों की संख्या निकालने के लिए हम लोग एनटीपी या एसटीपी पर गैस का आयतन जो कि लीटर में होगा डिवाइड बाय 22.4 करते हैं। गैस के मोलों की संख्या निकालने के लिए ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ एनटीपी जो है, एनटीपी मीन्स होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर और एसटीपी मीन्स होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो अगर गैस के मोलों की संख्या हमें निकालना है तो गैस के मोलों की संख्या जो होता है वह एनटीपी या एसटीपी पर गैस का आयतन डिवाइड बाय 22.4 होता है। अब हम लोग मोलर द्रव्यमान के बारे में समझते हैं कि मोलर द्रव्यमान क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, ये मान लेते हैं कोई पदार्थ है। ठीक है, इस पदार्थ का ये छोटा सा पार्ट है। इस छोटे से पार्ट में 6.02213 इंटू 10⁻23 कण उपस्थित है। ठीक है, तो अगर इस छोटे से पार्ट में 6.02213 इंटू 10⁻23 कण मौजूद है तो यह पूरे पदार्थ का 1 मोल कहलाएगा। ये जो छोटा सा पार्ट है वह क्या कहलाएगा? पदार्थ का 1 मोल कहलाएगा। जो 1 मोल आया है, इस 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा वही पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है, वही क्या कहलाएगा? पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। समझ में आया? तो देखिए फिर से एक बार समझते हैं। ये मान लेते हैं कोई पदार्थ दिया गया है ये पूरा, और ये छोटा सा पार्ट है पदार्थ का। इस छोटे से पार्ट में 6.02213 इंटू 10⁻23 कण मौजूद है। तो अगर इस छोटे से पार्ट में इतने कण मौजूद होंगे तो ये छोटा सा जो पार्ट है ये 1 मोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 मोल कहलाएगा। और इस 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा वही इस पूरे पदार्थ का, ये जो पूरा पदार्थ दिया गया है, इस पूरे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है, तो मोलर द्रव्यमान समझ में आया। कोई पदार्थ दिया गया है, पदार्थ का जो 1 मोल है, 1 मोल में कितने कण होते हैं? 6.02213 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। तो इस छोटे से पार्ट को जिसमें इतने कण मौजूद हैं उसे हम लोग 1 मोल कहेंगे। ठीक है, और 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा वही क्या कहलाएगा? इस पूरे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। समझ में आया? तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है? तो मोलर द्रव्यमान जो है वह किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान। तो यहाँ देखिए ये 1 मोल था, तो इस 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा उस पूरे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है, तो किसी पदार्थ का 1 मोल का द्रव्यमान जो होगा उसका मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। मोलर द्रव्यमान को हम लोग स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। ठीक, और जो मोलर द्रव्यमान होता है उसको ग्राम प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है? ग्राम प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। ठीक, समझ में आया? अब उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। तो यहाँ देखिए एक कार्बन का एक परमाणु दिया गया है। इस कार्बन के परमाणु का जो परमाणु भार होता है वह 12.01 होता है। अब अगर इस कार्बन का मोलर द्रव्यमान की बात करेंगे हम लोग, तो इस कार्बन का जो मोलर द्रव्यमान होगा वह कितना हो जाएगा? 12.01 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। तो देखिए कार्बन जो होता है उसका परमाणु भार 12.01 होता है, मगर जब उसको मोलर द्रव्यमान में कन्वर्ट करेंगे तो यही क्या हो जाएगा? 12.01 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से ये ऑक्सीजन परमाणु है। इस ऑक्सीजन परमाणु का जो परमाणु भार होता है वह 16 होता है, मगर जब इसको मोलर द्रव्यमान में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 16 ग्राम प्रति मोल। समझ में आया? अब हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि CO2 का मोलर द्रव्यमान क्या होता है। तो CO2 में देखिए कार्बन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो यहाँ देखिए कार्बन का मोलर द्रव्यमान 12.01 यहाँ निकाले हैं, ये होता है। और यहाँ ऑक्सीजन का जो मोलर द्रव्यमान होगा वह 16 होगा, मगर यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 गुणे 16 हो जाएगा। तो ये पूरा हो जाएगा 12.01 धन 2 गुणे 16 ग्राम प्रति मोल। तो इस पूरे का मान जो होगा वह 44.2
0.01 ग्राम प्रति मोल होगा। तो CO2 जो होगा उसका मोलर द्रव्यमान कितना आएगा, 44.01 होगा या 44.01 ग्राम प्रति मोल होगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए मोलों की संख्या जिसको हम लोग स्मॉल n से व्यक्त करते हैं, मोलर द्रव्यमान जिसको हम लोग कैपिटल M से व्यक्त करते हैं, और द्रव्यमान जिसको हम लोग स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, ठीक है, में संबंध, ये इंपॉर्टेंट है। इसी से मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो अगर कोई पदार्थ दिया गया है, पदार्थ के मोलों की संख्या हमें निकालना है। मोलों की संख्या को हम लोग स्मॉल n से व्यक्त करते हैं, तो पदार्थ के मोलों की संख्या अगर निकालना है तो उस पदार्थ का द्रव्यमान जिसको हम लोग स्मॉल m से व्यक्त करते हैं ग्राम में लेते हैं और उसको डिवाइड कर देंगे पदार्थ के मोलर द्रव्यमान से। उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे पदार्थ के मोलर द्रव्यमान कैपिटल M से। अगर कोई पदार्थ दिया गया है उसके हमें मोलों की संख्या निकालना है, तो उस पदार्थ का द्रव्यमान देखेंगे कितना होगा, ग्राम में ले लेंगे उसको और उसको डिवाइड कर देंगे पदार्थ के मोलर द्रव्यमान से। ठीक, और मोलर द्रव्यमान को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ देखिए रिप्रेजेंट किया गया है। और मोलर द्रव्यमान को हम लोग किस में लेंगे, ग्राम प्रति मोल में लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में व्यक्त किया गया है। यहाँ पर स्मॉल n जो है वह पदार्थ के मोलों की संख्या है और यहाँ स्मॉल m जो है पदार्थ का द्रव्यमान, उसको हम लोग डिवाइड किए हैं पदार्थ के मोलर द्रव्यमान से। मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से व्यक्त किया गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, मोलों की संख्या, मोलर द्रव्यमान और द्रव्यमान में संबंध क्या होता है। पदार्थ के मोलों की संख्या जिसको हम लोग स्मॉल n से व्यक्त करते हैं बराबर पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में लेते हैं, उसको डिवाइड कर देंगे पदार्थ के मोलर द्रव्यमान से जिसको हम लोग कैपिटल M से व्यक्त करते हैं और इसको ग्राम प्रति मोल में लिया जाता है। ठीक, और यहाँ देखिए मोलर द्रव्यमान क्या होता है, कोई पदार्थ दिया गया है, पदार्थ का एक छोटा सा पार्ट है, अगर इस छोटे से पार्ट में इतने कण मौजूद हैं तो वह छोटा सा जो पार्ट है वह इस पदार्थ का 1 मोल कहलाएगा। तो पदार्थ का जो 1 मोल होगा उसका द्रव्यमान इस पूरे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है, तो किसी पदार्थ के 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा वही क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ठीक, और यहाँ ए इम्पॉर्टेंट है गैस के मोलों की संख्या के लिए। तो अगर गैस के मोलों की संख्या निकालना है तो NTP या STP पर गैस का आयतन लेते हैं लीटर में, उसको डिवाइड कर देंगे 22.4 से। ठीक है, यहाँ NTP जो होता है वह नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है और STP जो होता है वह स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। इसी प्रकार से अगर कोई यौगिक दिया गया है उसके मोलों की संख्या निकालना है तो यौगिक की मात्रा लेते हैं ग्राम में और उसको डिवाइड कर देते हैं यौगिक के अणुभार से। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई अणु दिया गया है उसके मोलों की संख्या निकालना है तो वह होगा पदार्थ की मात्रा ग्राम में लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे अणुभार से। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई परमाणु दिया गया है, परमाणु के मोलों की संख्या हमें निकालना है तो उसके लिए हम लोग इस वाले फार्मूले का प्रयोग करेंगे, तत्व की मात्रा जो कि ग्राम में लेंगे उसको डिवाइड कर देंगे परमाणु भार से। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगर कोई पदार्थ दिया गया है उसके मोलों की संख्या हमें निकालना है तो पदार्थ के कणों की संख्या जो कि कैपिटल N से व्यक्त करते हैं उसको डिवाइड कर देंगे कणों की संख्या प्रति मोल से। ठीक है, कणों की संख्या प्रति मोल को हम लोग एवोग्रेडो नियतांक भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए रिप्रेजेंट कर दिया गया है इसको। एवोग्रेडो नियतांक जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है और इसका मान लगभग 6.022 इंटू 10⁻23 प्रति मोल होता है और 1 मोल जो कण होता है वह 6.02213 इंटू 10⁻23 कण होता है। और 1 मोल क्या होता है, किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उसके 6.02213 इंटू 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं, वही पदार्थ का 1 मोल कहलाता है। ठीक, और मोल क्या होता है, मोल किसी भी रासायनिक पदार्थ के अमाउंट्स को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। मान लेते हैं कोई कंटेनर है जिसमें ऑक्सीजन के x मोल हैं, तो उसको हम लोग इस तरह से कहेंगे कि इस पूरे कंटेनर में ऑक्सीजन के x मोल, x जो है मोलों की संख्या है ऑक्सीजन के, उसको इस तरह से कहेंगे कि इस पूरे कंटेनर में x मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग मोल कंसेप्ट से रिलेट करते हुए फार्मूलों के बारे में अध्ययन किए थे। अब हम लोग उन फार्मूलों से रिलेट करते हुए जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहला प्रश्न है 2.3 ग्राम सोडियम में सोडियम परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो दिया गया है सोडियम का द्रव्यमान, सोडियम जिसे हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका द्रव्यमान दिया गया है 2.3
3 ग्राम। और सोडियम का जो परमाणु भार होता है, सोडियम का परमाणु भार जो होता है वह है 23। इसलिए सोडियम का जो मोलर द्रव्यमान होगा वह 23 ग्राम प्रति मोल होगा, प्रति मोल होगा। चूंकि सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, इसलिए सोडियम का जो मोलर द्रव्यमान होगा वह परमाणु भार को अगर हम लोग ग्राम प्रति मोल में व्यक्त कर दें तो वही उसका मोलर द्रव्यमान हो जाता है। अब हम लोग सबसे पहले सोडियम के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो सोडियम के मोलों की संख्या बराबर होगा सोडियम का द्रव्यमान ग्राम में बटा सोडियम का मोलर द्रव्यमान, सोडियम का मोलर द्रव्यमान। ठीक, तो इसमें देखो दिया गया है सोडियम का द्रव्यमान 2.3 ग्राम दिया गया है और सोडियम का जो मोलर द्रव्यमान आया है वह 23 ग्राम प्रति मोल आया है। अब यहाँ देखो दशमलव लगा हुआ है, इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 से मल्टीप्लाई कर देने से यहाँ पर ये पूरा आ जाएगा 23 और यहाँ पर 23 गुणे 10 और ये ग्राम से देखो ग्राम कट जाएगा तो यहाँ ये प्रति मोल था तो ये मोल ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा मोल। तो ये देखिए 23 से ये पूरा 23 कट जाएगा तो बचेगा 1/10 मोल। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.1 मोल। और चूंकि 1 मोल सोडियम में सोडियम परमाणुओं की संख्या बराबर होता है एवोगैड्रो संख्या, और एवोगैड्रो संख्या जो होती है वह 6.022 गुणे 10⁻23 सोडियम परमाणु होगा। चूंकि 1 मोल सोडियम में सोडियम परमाणुओं की संख्या इतनी होती है और यही क्या है, एवोगैड्रो संख्या है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिटेल में अध्ययन किए थे। यहाँ पर सोडियम के मोलों की संख्या 0.1 मोल आई है तो इसलिए 0.1 मोल सोडियम में सोडियम परमाणुओं की संख्या बराबर होगा 0.1 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23 सोडियम परमाणु। तो यहाँ पर देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.1 गुणे 6.022 गुणे 10 गुणे 10⁻22। यहाँ 23 था तो इसको 10 गुणे 10⁻22 सोडियम परमाणु लिख सकते हैं। इस पूरे का मान आ जाएगा 6.022 गुणे 10⁻22 सोडियम परमाणु। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ सोडियम का द्रव्यमान दिया गया था 2.3 ग्राम और चूंकि सोडियम का परमाणु भार 23 होता है इसलिए इसके परमाणु भार को मोलर द्रव्यमान में व्यक्त कर लेंगे तो इसका मोलर द्रव्यमान जो आएगा वह 23 ग्राम प्रति मोल आएगा। अब हम लोग सोडियम के मोलों की संख्या को निकाल लेते हैं। तो सोडियम के मोलों की संख्या बराबर होता है सोडियम का द्रव्यमान बटा सोडियम का मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ से सोडियम के मोलों की संख्या जो आई वह 0.1 मोल आई और हम लोग जानते हैं कि 1 मोल सोडियम में सोडियम परमाणुओं की संख्या बराबर होता है 6.022 गुणे 10⁻23 सोडियम परमाणु होगा। तो इसलिए 0.1 मोल सोडियम में सोडियम परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी, 6.022 गुणे 10⁻22 सोडियम परमाणु आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वह होगा 6.022 गुणे 10⁻22 सोडियम परमाणु। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारे पास मोल कंसेप्ट से रिलेट करते हुए दूसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि 0.5845 ग्राम NaCl में Cl ऋण आयनों की संख्या कितनी है।
ये हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया गया है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दिया है NaCl का द्रव्यमान, NaCl का द्रव्यमान। तो NaCl का जो द्रव्यमान है वह दिया गया है 0.5845 ग्राम। ये NaCl का द्रव्यमान दिया गया है। और NaCl का अणुभार जो होता है, NaCl का अणुभार बराबर होगा, सोडियम का परमाणु भार 23 होता है और क्लोरीन का जो है वह 35.45 होता है। तो अगर इस पूरे को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 58.45। चूँकि NaCl का अणुभार 58.45 है, इसलिए NaCl का मोलर द्रव्यमान बराबर होगा 58.45 ग्राम प्रति मोल। तो अगर हम लोग अणुभार को ग्राम प्रति मोल में व्यक्त करते हैं तो वही हमारा मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ठीक, तो यहाँ NaCl का अणुभार 58.45 दिया गया था, तो NaCl का जो मोलर द्रव्यमान होगा वह 58.45 ग्राम प्रति मोल होगा। अब हम लोग सबसे पहले NaCl के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। इसलिए NaCl के मोलों की संख्या बराबर होगा NaCl का द्रव्यमान ग्राम में बटा NaCl का मोलर द्रव्यमान। NaCl का द्रव्यमान दिया गया है 0.5845 ग्राम और NaCl का जो मोलर द्रव्यमान दिया गया है वह है 58.45 ग्राम प्रति मोल। अब हम लोग ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें दशमलव को हटाना है। तो यहाँ देखो 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल आ जाएगा 58.45 और यहाँ देखिए ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये प्रति मूल है तो मूल ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 58.45 गुणे 100 और ये मोल में आ जाएगा। ठीक, यहाँ से देखिए 58.45 से 58.45 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1/100 मोल, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.01 मोल। तो NaCl के मोलों की संख्या, NaCl के मोलों की संख्या बराबर आ गया 0.01। ठीक है, तो यहाँ पर NaCl के मोलों की संख्या 0.01 मोल आ गई। देखिए यहाँ NaCl के मोलों की संख्या जो है वह 0.01 मोल है। अब जो NaCl है वह अगर टूटता है तो किस में टूटेगा? Na प्लस में और Cl माइनस में। चूँकि NaCl के मोलों की संख्या 0.01 मोल है और NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है, इसलिए सोडियम की जो मोलों की संख्या होगी वह भी 0.01 मोल होगी और Cl ऋण आयन के जो मोलों की संख्या होगी वह भी 0.01 मोल होगी, क्योंकि ये दोनों ही बराबर भागों में टूटेंगे। जितनी इसकी संख्या है उतनी ही इसकी भी संख्या है। ठीक है, तो इसके मोलों की संख्या इसके मोलों की संख्या के बराबर होगी। तो NaCl का जो मोल होगा वही Na प्लस का भी मोल होगा, वही Cl माइनस का भी मोल होगा। तो यहाँ पर हमें Cl ऋण आयन की संख्या निकालना है कि इसकी कितनी संख्या होगी NaCl में। ठीक, यही हमें निकालना है। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 मोल Cl ऋण आयन में Cl ऋण आयनों की संख्या जो होती है बराबर होता है एवोगैड्रो संख्या, और एवोगैड्रो संख्या जो होती है वह है 6.022 गुणे 10⁻23। यहाँ पर होगा Cl आयन। ये है 1 मोल Cl ऋण आयन में Cl आयनों की संख्या है, इसलिए 0.01 मोल Cl ऋण आयन में Cl ऋण आयनों की संख्या बराबर होगा 0.01 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23 Cl ऋण आयन। या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.01 गुणे 6.022
2 गुणे, यहाँ 100 लिख सकते हैं, 100 गुणे 10 पे पावर 23 था तो इसको 10 पे पावर 21 कर सकते हैं, ठीक है ना। 100 गुणे 10 पे पावर 21, ये दोनों मिल करके 10 पे पावर 23 हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर Cl ऋण आयन होंगे। देखिए ये टोटल आ जाएगा 6.022 गुणे, यहाँ 100 जो है जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यह 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 6.022 गुणे 10 पे पावर 21 Cl ऋण आयन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो प्रश्न दिया गया था वह था 0.5845 ग्राम NaCl में Cl ऋण आयनों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले NaCl का द्रव्यमान जो दिया गया है वह कितना है, 0.5845 ग्राम है। और NaCl का जो अणु भार होता है, चूँकि सोडियम का परमाणु भार 23 और Cl का जो परमाणु भार होता है वह 35.45 होता है, तो ये दोनों ही मिलकर 58.45 आ जाएंगे। अब इस अणुभार को अगर मोलर द्रव्यमान में व्यक्त करेंगे तो NaCl का मोलर द्रव्यमान जो होगा वह 58.45 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग सबसे पहले NaCl के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो NaCl के मोलों की संख्या बराबर होता है NaCl का द्रव्यमान बटा NaCl का मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ उसका मान रख देते हैं, मान रखने पर ये पूरा आ जाएगा। NaCl के मोलों की संख्या जो होगी वह आ जाएगी 0.01 मोल आ जाएगी, ठीक। अब चूंकि NaCl के मोलों की संख्या 0.01 मोल आया हुआ है, और जब NaCl जो है टूटता है तो Na प्लस में टूटता है और Cl माइनस में टूटता है, और NaCl के मोलों की संख्या चूंकि 0.01 मोल है, इसलिए Na प्लस के मोलों की संख्या भी 0.01 मोल होगी और Cl ऋण आयन की भी मोलों की संख्या 0.01 मोल होगी। चूंकि हमें NaCl में उपस्थित Cl ऋण आयनों की संख्या हमें निकालना है। हम लोग जानते हैं 1 मोल Cl ऋण आयन में Cl ऋण आयनों की जो संख्या होती है वह एवोगैड्रो संख्या होती है, और एवोगैड्रो संख्या जो होती है उसका मान 6.022 गुणे 10 पे पावर 23 होता है। इसलिए हम लोग 0.01 मोल Cl ऋण आयन में Cl ऋण आयनों की संख्या निकालते हैं। तो उसकी संख्या निकालने के लिए हम लोग 0.01 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टोटल का मान 6.022 गुणे 10 पे पावर 21 Cl ऋण आयन आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर Cl ऋण आयनों की जो संख्या होगी वह आएगी 6.022 गुणे 10 पे पावर 21 Cl ऋण आयन, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोल कंसेप्ट से रिलेट करते हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि 3.65 ग्राम HCl गैस में HCl अणुओं की संख्या बताइए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दिया है HCl गैस का द्रव्यमान बराबर 3.65 ग्राम, ये दिया गया है। अब HCl का अणुभार निकाल लेते हैं। तो चूंकि HCl का अणुभार बराबर होगा, यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वह एक ही होता है, और Cl का जो परमाणु भार होगा वह 35.5 होता है। तो ये टोटल मिल करके 36.5 हो जाएगा। तो HCl का अणुभार बराबर आ गया 36.5। इसलिए HCl का मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो HCl का जो मोलर द्रव्यमान होगा वह होगा 36.5 ग्राम प्रति मोल। तो ये HCl का मोलर द्रव्यमान होगा। तो HCl का मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए जो अणुभार दिया गया होता है उस अणुभार को अगर हम लोग ग्राम प्रति मोल में व्यक्त करते हैं तो वही उसका मोलर द्रव्यमान हो जाता है। तो यहाँ HCl का अणुभार 36.5 दिया गया था, तो इसको अगर हम लोग मोलर द्रव्यमान में व्यक्त करना होता है तो इसे हम लोग ग्राम प्रति मोल में ले लेते हैं। तो अगर ग्राम प्रति मोल में ले लेंगे तो यही HCl का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। अब हम लोग HCl के मोलों की संख्या को निकाल लेते हैं। इसलिए HCl के मोलों की संख्या बराबर होगा HCl का द्रव्यमान ग्राम में बटा HCl का मोलर द्रव्यमान।
मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ HCl का द्रव्यमान जो है वह दिया गया है 3.65 और HCl का मोलर द्रव्यमान दिया गया है 36.5। तो ये ग्राम में दिया गया है और मोलर द्रव्यमान जो है वह ग्राम प्रति मोल में दिया गया है। तो यहाँ देखिए इस दशमलव को यहाँ लाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 से मल्टीप्लाई कर देने से यह टोटल आ जाएगा 36.5 और नीचे भी आ जाएगा 36.5 गुणे 10। यहाँ देखिए ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो यहाँ बचेगा केवल मोल बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 36.5 को 36.5 से काट देते हैं तो ये बचेगा 1/10 मोल, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.1 मोल। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो HCl के मोलों की संख्या कितनी आ गई? HCl के मोलों की संख्या बराबर 0.1 मोल आ गया। तो यहाँ पे देखिए HCl के मोलों की संख्या जो आएगी वह 0.1 मोल आ गया। ठीक, चूँकि हमें HCl अणुओं की संख्या निकालना है और हम लोग जानते हैं कि 1 मोल HCl में HCl अणुओं की संख्या बराबर होता है 6.022 गुणे 10⁻23 HCl अणु। ये कहाँ से आ गया? अगर हम लोग 1 मोल अणु लेते हैं या फिर परमाणु लेते हैं या फिर आयन लेते हैं तो वह जो होता है एवोगैड्रो संख्या के बराबर होता है और एवोगैड्रो संख्या जो होती है वह 6.022 गुणे 10⁻23 होती है। चूँकि 1 मोल HCl में HCl अणुओं की संख्या इतना दिया गया है इसलिए 0.1 मोल HCl में HCl अणुओं की संख्या बराबर होगा 0.1 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23 HCl अणु। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 6.022 गुणे 10⁻22। यहाँ का 1 10 जो है उसका मल्टीप्लाई जब 0.1 से होगा तो वह टोटल मान 1 आ जाएगा, इसलिए इस पूरे का मान 6.022 गुणे 10⁻22 HCl अणु होगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें HCl अणुओं की संख्या निकालना था तो HCl अणुओं की संख्या जो है वह आएगी 6.022 गुणे 10⁻22 HCl अणु आएगा। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे प्रश्न में दिया गया था कि 3.6 ग्राम HCl गैस में HCl अणुओं की संख्या बताना है तो उस पूरे का मान 6.022 गुणे 10⁻22 HCl अणु आया। तो कैसे आएगा? तो सबसे पहले हम लोग जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो HCl गैस का द्रव्यमान दिया गया था 3.65 ग्राम और चूंकि HCl का अणु भार जो होता है वह 36.5 आता है तो HCl का मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो HCl का मोलर द्रव्यमान 36.5 ग्राम प्रति मोल आता है। ठीक, अब हम लोग HCl के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो HCl के जो मोलों की संख्या आएगी वह होगी 0.1 मोल और चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 मोल HCl में HCl अणुओं की संख्या बराबर एवोगैड्रो संख्या होगी और एवोगैड्रो संख्या जो होती है उसका मान 6.022 गुणे 10⁻23 होता है। तो यहाँ HCl अणुओं की संख्या कितनी होगी? 1 मोल में 6.022 गुणे 10⁻23 HCl अणु होगा, इसलिए 0.1 मोल HCl में HCl अणुओं की जो संख्या होगी उसका मान जो आएगा वह होगा 6.022 गुणे 10⁻22 HCl अणु होगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोल कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि 0.2 मोल H2 अणुओं का द्रव्यमान और उसमें उपस्थित H2 अणुओं की संख्या बताइए। यही हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। चूँकि H2 का अणुभार बराबर होगा, यहाँ देखिए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 है तो 2 गुणे, चूँकि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2।
तो H2 का अणुभार बराबर 2 हो जाएगा। इसलिए H2 का मोलर द्रव्यमान, H2 का जो मोलर द्रव्यमान होगा वह आएगा 2 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, चूंकि 1 मोल H2 का द्रव्यमान, 1 मोल H2 का द्रव्यमान बराबर होगा 2 ग्राम। तो चूंकि H2 का अणुभार 2 दिया गया है, इसलिए इसका मोलर द्रव्यमान 2 ग्राम प्रति मोल होगा। और अगर इसको ग्राम में व्यक्त करें तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, 2 ग्राम होगा। ठीक है, हमारे प्रश्न में दिया गया है 0.2 मोल H2 का द्रव्यमान निकालना है। तो 1 मोल H2 का द्रव्यमान 2 ग्राम है, इसलिए 0.2 मोल H2 का द्रव्यमान बराबर होगा 2 गुणे 0.2 ग्राम। तो ये टोटल आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस पूरे का मान आएगा 0.4 ग्राम। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब हमें 0.2 मोल H2 में उपस्थित H2 अणुओं की संख्या बताना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 मोल H2 में H2 अणुओं की संख्या बराबर होता है एवोगैड्रो संख्या, और एवोगैड्रो संख्या जो होती है वह 6.022 गुणे 10⁻23। तो 1 मोल H2 में H2 अणुओं की जो संख्या होगी वह 6.022 गुणे 10⁻23 H2 अणु होगा। इसलिए 0.2 मोल H2 में H2 अणुओं की संख्या बराबर आ जाएगा 2 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23 H2 अणु। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर ये 2 नहीं रहेगा, ये 0.2 रहेगा। तो अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इस तरह से सॉल्व करते हैं, 0.2 गुणे 6.022 गुणे यहाँ 10 कर सकते हैं और यहाँ 10⁻22। ठीक है, H2 अणु। तो ये 10 जो है जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो 2 गुणे 6.022 गुणे 10⁻22 H2 अणु आ जाएगा यहाँ पर। अब अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6 दूना 12 आ जाएगा। तो ये 12.044 गुणे 10⁻22 अणु होगा। इसमें से देखिए इस दशमलव को जो यहाँ पे लेकर आएंगे तब यह हो जाएगा 1.2044 गुणे 10, और यहाँ पर 10⁻22 अणु हो जाएगा। अब जब 10 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये टोटल आ जाएगा 1.2044 गुणे 10⁻23 H2 अणु। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जो प्रश्न में दिया गया था कि 0.2 मोल H2 अणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो इसका द्रव्यमान जो है 0.4 ग्राम आ गया, और इसमें उपस्थित H2 अणुओं की संख्या बताना था। तो H2 अणुओं की संख्या 1.2044 गुणे 10⁻23 H2 अणु होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग H2 का अणुभार निकाल लिए, तो H2 का अणुभार जो है वह 2 आया। अब H2 का मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं, तो H2 का जो मोलर द्रव्यमान आएगा वह 2 ग्राम प्रति मोल आएगा। ठीक, और चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 मोल H2 का जो द्रव्यमान होगा वह 2 ग्राम आएगा। क्यों? क्योंकि H2 का अणुभार 2 है, तो अगर उसके 1 मोल का द्रव्यमान की बात करें तो उसके 1 मोल का द्रव्यमान 2 ग्राम होगा। तो हमें निकालना है 0.2 मोल H2 अणु का द्रव्यमान निकालना है। तो 0.2 मोल H2 अणुओं का जो द्रव्यमान आएगा वह आएगा 2 गुणे 0.2 ग्राम आएगा। तो इस टोटल का मान आ जाएगा 0.4 ग्राम। तो यही हमारा पहला आंसर हो जाएगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि 1 मोल H2 अणु में H2 अणुओं की जो संख्या होती है वह एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है, और एवोगैड्रो संख्या जो होती है उसका मान 6.022 गुणे 10⁻23 होता है। तो यहाँ पर 1 मोल H2 में H2 अणुओं की जो संख्या होगी वह 6.022 गुणे 10⁻23 H2 अणु होगा। इसलिए 0.2 मोल के लिए
H2 अणु में H2 अणुओं की जो संख्या होगी वह 0.2 गुणे 6.022 गुणे 10 पे पावर 23 H2 अणु होगा। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टोटल का मान आएगा 1.2044 गुणे 10 पे पावर 23 H2 अणु आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो 0.2 मोल H2 अणुओं का द्रव्यमान 0.4 ग्राम और उसमें उपस्थित H2 अणुओं की जो संख्या होगी वह 1.2044 गुणे 10 पे पावर 23 H2 अणु होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारे पास मोल कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि 0.5 मोल SO2 का द्रव्यमान तथा उसमें SO2 अणुओं की संख्या बताइए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग SO2 का अणुभार निकाल लेंगे। तो SO2 का अणुभार बराबर होगा, सल्फर का जो परमाणु भार होता है उसका मान 32 होता है और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है, तो 2 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो इस टोटल का मान आ जाएगा 32 प्लस 16 दूना 32, तो इस टोटल का मान आ जाएगा 64। तो SO2 का अणुभार 64 आ गया। इसलिए SO2 का मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो SO2 का मोलर द्रव्यमान, तो SO2 का जो मोलर द्रव्यमान होगा वह 64 ग्राम प्रति मोल होगा। अब अगर SO2 के 1 मोल का द्रव्यमान निकालने की बात करें तो SO2 के 1 मोल SO2 का द्रव्यमान जो है वह होगा 64 ग्राम होगा। चूँकि SO2 का अणुभार 64 है, इसलिए अगर उसको ग्राम में व्यक्त करेंगे तो 1 मोल SO2 का द्रव्यमान निकल जाएगा। तो यहाँ पर 1 मोल SO2 का द्रव्यमान 64 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि 0.5 मोल SO2 का द्रव्यमान हमें निकालना है और यहाँ पर 1 मोल SO2 का द्रव्यमान 64 ग्राम है, इसलिए 0.5 मोल SO2 का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो 0.5 मोल SO2 का द्रव्यमान बराबर होगा 64 गुणे 0.5 ग्राम। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 32 ग्राम। 32 ग्राम, तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। तो 0.5 मोल SO2 का जो द्रव्यमान आएगा वह होगा 32 ग्राम। अब हमें 0.5 मोल SO2 में उपस्थित SO2 अणुओं की संख्या निकालना है। चूँकि 1 मोल SO2 अणु में उपस्थित अणुओं की संख्या बराबर एवोगैड्रो संख्या होगा और एवोगैड्रो संख्या जो होती है उसका मान 6.022 गुणे 10 पर पावर 23 SO2 अणु आ जाएगा। तो 1 मोल SO2 अणु में उपस्थित अणुओं की संख्या 6.022 गुणे 10 पे पावर 23 SO2 अणु है, इसलिए हमें 0.5 मोल में निकालना है। तो 0.5 मोल SO2 में उपस्थित अणुओं की संख्या बराबर होगा 0.5 गुणे 6.022 गुणे 10 पर पावर 23 SO2 अणु। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इस पूरे का मान आएगा 3.0 गुणे 10 पर पावर 23 SO2 अणु। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर SO2 अणुओं की जो संख्या आएगी वह होगी 3.0 गुणे 10 पर पावर 23 SO2 अणु। यही हमारा आंसर होगा। तो प्रश्न में दिया गया था कि 0.5 मोल SO2 का द्रव्यमान कितना होगा, तो वह आएगा 32 ग्राम और SO2 अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो वह होगा 3 गुणे 10 पे पावर 23 SO2 अणु होगा। तो इस प्रश्न को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग SO2 का अणुभार निकाल लेते हैं। तो SO2 का अणुभार जो है वह 64 आ गया। ठीक है, अब हम लोग SO2 का मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो SO2 का जो मोलर द्रव्यमान होगा वह 64 ग्राम प्रति मोल होगा, इसलिए 1 मोल SO2 का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो 1 मोल SO2 का द्रव्यमान जो आएगा वह होगा 64 ग्राम, इसलिए 0.5 मोल SO2 का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो 0.5 मोल SO2 का द्रव्यमान आएगा
32 ग्राम। चूंकि एक मोल SO2 अणु में उपस्थित अणुओं की संख्या बराबर एवोगैड्रो संख्या होती है और एवोगैड्रो संख्या जो है वह 6.022 × 10⁻23 होती है। ठीक है, तो एक मोल SO2 अणु में उपस्थित अणुओं की संख्या जो आएगी वह 6.022 × 10⁻23 SO2 अणु आएगा। चूंकि हमें 0.5 मोल SO2 में उपस्थित अणुओं की संख्या निकालना है, इसलिए 0.5 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर देते हैं, तो इस पूरे का मान 3 × 10⁻23 SO2 अणु प्राप्त हो जाता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 0.5 मोल SO2 का द्रव्यमान जो आएगा वह 32 ग्राम और उसमें उपस्थित अणुओं की जो संख्या आएगी वह 3 × 10⁻23 SO2 अणु आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोल कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न है कि 1.205 × 10⁻22 NH3 अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो चूंकि NH3 अणु का अणुभार बराबर होता है, अणुभार बराबर नाइट्रोजन का परमाणु भार जो होता है वह है 14। हाइड्रोजन की यहाँ पर संख्या 3 है और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो ये टोटल हो जाएगा 14 + 3, तो इस पूरे का मान आ जाएगा 17। तो NH3 का अणु भार जो आएगा वह 17 होगा। इसलिए NH3 का मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो NH3 का जो मोलर द्रव्यमान होगा वह 17 ग्राम प्रति मोल होगा। और हम लोग जानते हैं कि 1 मोल NH3 का जो द्रव्यमान होगा वह आएगा 17 ग्राम। तो अगर हमें NH3 का अणुभार पता चल जाए तो उसके द्वारा हम लोग NH3 का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं और साथ ही साथ 1 मोल NH3 का द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूंकि 1 मोल NH3 में NH3 अणुओं की संख्या जो होती है, NH3 अणुओं की संख्या बराबर एवोगैड्रो संख्या होती है और एवोगैड्रो संख्या जो होती है वह 6.022 × 10⁻23 NH3 अणु होता है। तो 1 मोल NH3 में NH3 अणुओं की संख्या जो होती है वह 6.022 × 10⁻23 NH3 अणु होता है। या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 6.022 × 10⁻23 NH3 अणुओं की संख्या बराबर लिख सकते हैं 1 मोल NH3 में NH3 अणुओं की संख्या। NH3 अणुओं की संख्या, देखिए वही चीज है जो ऊपर लिखा गया है, बस इसको इधर लिखा गया है और इस पूरे पार्ट को इस साइड में लिखा गया है। ठीक है, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 6.022 × 10⁻23 NH3 अणुओं का द्रव्यमान बराबर होगा, देखिए 6.022 × 10⁻23 NH3 अणुओं की संख्या जो है 1 मोल NH3 में NH3 अणुओं की संख्या के बराबर है। इसलिए 6.022 × 10⁻23 NH3 अणुओं का जो द्रव्यमान होगा वह 1 मोल NH3 में उपस्थित अणुओं के द्रव्यमान के बराबर होगा, अणुओं के द्रव्यमान के बराबर होगा। और हम लोग जानते हैं 1 मोल NH3 में उपस्थित अणुओं का जो द्रव्यमान आया है वह कितना होता है, 17 ग्राम। देखिए यहाँ पर 1 मोल NH3 का द्रव्यमान जो होता है वह 17 ग्राम होता है, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 17 ग्राम। तो ये पूरा हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 NH3 अणुओं का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 17 ग्राम। चूंकि 6.022 × 10⁻23 NH3 अणुओं का द्रव्यमान 17 ग्राम है, इसलिए एक NH3 अणु का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। अणु का द्रव्यमान बराबर होगा 17/6.022 × 10⁻23 ग्राम। हमें निकालना है
1.205 गुणे 10 पे पावर 22 NH3 अणुओं का द्रव्यमान निकालना है। तो चूंकि एक NH3 अणु का द्रव्यमान इतना आया है, इसलिए 1.205 गुणे 10 पर पावर 22 NH3 अणुओं का द्रव्यमान बराबर होगा, देखिए एक NH3 अणु का द्रव्यमान 17/6.022 गुणे 10 पे पावर 23 ग्राम है। तो 1.205 गुणे 10 पे पावर 22 NH3 अणुओं का द्रव्यमान जो होगा वह 17/6.022 गुणे 10 पर पावर 23 गुणे 1.205 गुणे 10 पर पावर 22 ग्राम होगा। जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 20.485 और यहाँ पर 6.022 गुणे, यहाँ देखिए 10 पर पावर 23 है और यहाँ 10 पर पावर 22 है, तो यहाँ से पूरा कट जाएगा, तो यहाँ केवल और केवल 10 बचेगा, तो यहाँ गुणे 10 ग्राम हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस टोटल का मान आ जाएगा 0.34 ग्राम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1.205 गुणे 10 पे पावर 22 NH3 अणुओं का जो द्रव्यमान आएगा वह होगा 0.34 ग्राम होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न में पूछा गया था कि 1.205 गुणे 10 पे पावर 22 NH3 अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा, तो इसका द्रव्यमान जो है 0.34 ग्राम आएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोल कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न है कि 6.023 गुणे 10 पे पावर 21 N2 अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। चूंकि N2 अणु का अणुभार बराबर होगा, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन की संख्या 2 है और एक नाइट्रोजन का परमाणु भार जो होता है वह 14 होता है, तो इस टोटल का मान आ जाएगा 28। चूंकि हमें नाइट्रोजन अणु का अणुभार पता है जिसका मान 28 है, इसलिए इसके द्वारा हम लोग नाइट्रोजन अणु का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो नाइट्रोजन अणु का मोलर द्रव्यमान बराबर होगा 28 ग्राम प्रति मोल। इसलिए 1 मोल N2 अणु में उपस्थित N2 अणुओं का द्रव्यमान बराबर 28 ग्राम आएगा। तो अगर हमें N2 अणु का अणुभार अगर पता है जिसका मान 28 है, तो उसके द्वारा हम लोग N2 अणु का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं जिसका मान 28 ग्राम प्रति मोल होगा। और साथ ही साथ हम लोग 1 मोल N2 अणु में उपस्थित N2 अणुओं का द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं जिसका मान 28 ग्राम होगा। ठीक, चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 मोल N2 अणु में उपस्थित N2 अणुओं की संख्या बराबर एवोगैड्रो संख्या होती है, और एवोगैड्रो संख्या का मान जो आता है वह 6.022 गुणे 10 पर पावर 23 N2 अणु आता है। तो देखिए, चूंकि 1 मोल N2 अणु में उपस्थित अणुओं की संख्या 6.022 गुणे 10 पर पावर 23 N2 अणु आता है, या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 6.022 गुणे 10 पर पावर 23 N2 अणुओं की संख्या बराबर 1 मोल N2 अणु में उपस्थित N2 अणुओं की संख्या। चूंकि 6.22 गुणे 10 पे पावर 23 N2 अणुओं की संख्या 1 मोल N2 अणु में उपस्थित N2 अणुओं की संख्या के बराबर है, इसलिए इनका द्रव्यमान भी आपस में बराबर होगा। इसलिए 6.022 गुणे 10 पर पावर 23 N2 अणुओं का द्रव्यमान बराबर होगा 1 मोल N2 अणु में उपस्थित N2
अणुओं का द्रव्यमान। चूंकि देखिए 6.022 गुणे 10⁻23 N2 अणुओं की संख्या जो है 1 मोल N2 अणु में उपस्थित N2 अणुओं की संख्या के बराबर है। जब इनकी संख्याएं आपस में बराबर हैं तो इनका द्रव्यमान भी आपस में बराबर होगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 6.022 गुणे 10⁻23 N2 अणुओं का द्रव्यमान बराबर होगा 1 मोल N2 अणु में उपस्थित N2 अणुओं का द्रव्यमान। और हम लोग जानते हैं कि 1 मोल N2 अणु में उपस्थित N2 अणुओं का जो द्रव्यमान होगा वह 28 ग्राम होता है। और ये कहाँ से आता है, देखिए पहले ही निकाल चुके हैं हम लोग कि 1 मोल N2 अणु में उपस्थित N2 अणुओं का जो द्रव्यमान होता है वह 28 ग्राम होता है। या इसको लिख सकते हैं 6.022 गुणे 10⁻23 N2 अणुओं का द्रव्यमान बराबर 28 ग्राम। इसलिए एक N2 अणु का द्रव्यमान जो आएगा वह होगा 28/6.022 गुणे 10⁻23 ग्राम। 28/6.022 गुणे 10⁻23 ग्राम होगा। इसलिए 6.023 N2 अणुओं का द्रव्यमान बराबर होगा 28/6.022 गुणे 10⁻23 गुणे 6.023 गुणे 10⁻21 ग्राम। ठीक है, तो इससे अगर काटेंगे तो ये बचेगा 10⁻2। और अगर इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका मान आ जाएगा 168.644 बटा, देखिए ये 10⁻2 है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 6.022 गुणे 100 ग्राम। या फिर इसको लिख सकते हैं 168.644 बटा 602.2 ग्राम। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं इस पूरे का मान आएगा 0.28 ग्राम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 6.023 गुणे 10⁻21 N2 अणुओं का जो द्रव्यमान आएगा वह 0.28 ग्राम आएगा। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोल कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न है कि 7.1 ग्राम क्लोरीन गैस में Cl2 अणुओं के मोलों की संख्या बताना है। यही हमारे पास प्रश्न दिया गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दिया है क्लोरीन गैस का द्रव्यमान बराबर 7.1 ग्राम। ये दिया गया है क्लोरीन गैस का द्रव्यमान। और चूंकि क्लोरीन गैस कोष्टक में लिख सकते हैं Cl2 का अणुभार बराबर होगा, देखिए यहाँ क्लोरीन की संख्या 2 है तो 2 गुणे और Cl का जो परमाणु भार होता है वो 35.5 होता है। ठीक, तो यहाँ पर 35.5 हो जाएगा। तो अगर इस पूरे का मान निकालेंगे तो टोटल आएगा 71। इसलिए क्लोरीन गैस का मोलर द्रव्यमान बराबर होगा 71 ग्राम प्रति मोल। 71 ग्राम प्रति मोल होगा। ठीक है, इसलिए Cl2 के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो Cl2 के मोलों की संख्या बराबर होगा Cl2 का द्रव्यमान ग्राम में बटा Cl2 का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान Cl2 का द्रव्यमान दिया गया है 7.1 ग्राम और Cl2 का मोलर द्रव्यमान 71 ग्राम प्रति मोल है। तो यहाँ से ग्राम कट जाएगा, यहाँ बचेगा 7.1 बटा 71। यहाँ देखिए मोल ऊपर चला जाएगा क्योंकि बटे के फॉर्म में है, जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 7.1 बटा 71
मोल आ जाएगा। ठीक, अब चूंकि यहाँ पर दशमलव लगा है तो दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 71, और यहाँ पर भी 71 गुणे 10 आ जाएगा। तो यहाँ 71 से 71 काट देंगे, ये मोल में आएगा। तो इस पूरे का मान जो है 1/10 मोल आ जाएगा। या फिर जब इसका मान निकालेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 0.1 मोल। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 7.1 ग्राम क्लोरीन गैस में Cl2 अणुओं के मोलों की जो संख्या आएगी वह 0.1 मोल आएगी। यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोल कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में हाइड्रोजन परमाणुओं के कितने मोल उपस्थित हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 1.7 ग्राम अमोनिया, और दूसरा दिया गया है 0.02 मोल CuSO4 इंटू 5H2O। इसमें हमें बताना है कि CuSO4 इंटू 5H2O में हाइड्रोजन परमाणुओं के कितने मोल उपस्थित हैं। साथ ही साथ इसमें भी बताना है कि 1.7 ग्राम अमोनिया में हाइड्रोजन परमाणुओं के कितने मोल उपस्थित हैं। ये हमारा प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न जो हमारा दिया गया है, सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। दिया है अमोनिया NH3 का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान दिया गया है 1.7 ग्राम। चूंकि NH3 का अणु भार बराबर होता है, देखिए नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 3 है, तो 3 गुणे 1 हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 3 गुणे 1 14 प्लस 3, तो ये टोटल हो जाएगा 17। चूंकि NH3 का अणुभार 17 है, इसलिए NH3 का मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। NH3 का मोलर द्रव्यमान बराबर होगा 17 ग्राम प्रति मोल। इसलिए NH3 के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। NH3 के मोलों की संख्या बराबर होगा NH3 का द्रव्यमान ग्राम में बटा NH3 का मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर NH3 का द्रव्यमान जो है वह दिया गया है 1.7 ग्राम, और NH3 का मोलर द्रव्यमान जो है वह 17 ग्राम प्रति मोल है। तो यहाँ देखिए ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो ये टोटल आ जाएगा 1.7 बटा 17। यहाँ देखिए प्रति मोल था, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर मोल आ जाएगा। अब इसमें देखिए दशमलव लगा हुआ है, तो दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल हो जाएगा 17/17 गुणे 10 मोल। तो यहाँ से 17 से 17 काट देंगे तो ये बचेगा 1/10 मोल, जो कि 0.1 मोल के बराबर होगा। NH3 के मोलों की संख्या बराबर आएगा 0.1 मोल। अब इसमें हमें NH3 में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या निकालना है। ठीक, ये NH3 है, इसका जो मोल आया है वह 0.1 मोल है। NH3 के मोलों की संख्या 0.1 मोल है, इसलिए इसमें उपस्थित जो नाइट्रोजन परमाणु है उसके भी मोलों की संख्या 0.1 मोल होगा। साथ ही साथ इसमें जो उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु का जो मोल होगा वह 0.1 मोल होगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि NH3 में उपस्थित प्रत्येक परमाणु के मोलों की संख्या 0.1 मोल होगी। परंतु यहाँ पर NH3 में हाइड्रोजन के 3 परमाणु उपस्थित हैं, इसलिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसको। इसलिए NH3 अणु में उपस्थित कुल हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या बराबर होगा 3 गुणे 0.1 मोल। देखिए NH3 में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 है
और एक हाइड्रोजन परमाणु का जो मोल है वह 0.1 मोल है। तो 3 गुणे 0.1 मोल हो जाएगा NH3 अणु में उपस्थित कुल हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ इस पूरे का मान आ जाएगा 0.3 मोल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो NH3 अणु में उपस्थित कुल हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या जो होगी वह 0.3 मोल होगी। ये हमारा आंसर आ गया पहला। अब हम लोग बी नंबर के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो बी नंबर का प्रॉब्लम दिया गया है 0.02 मोल CuSO4 इंटू 5H2O में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या निकालना है। तो यहाँ दिया गया है CuSO4 इंटू 5H2O के मोलों की संख्या दिया गया है 0.02 मोल। यह हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं CuSO4 इंटू 5H2O, इसके मोलों की संख्या 0.02 मोल दिया गया है, इसलिए इसमें उपस्थित प्रत्येक परमाणु के मोलों की संख्या भी 0.02 मोल होगी। इसमें उपस्थित Cu के मोलों की संख्या भी 0.02 मोल होगी। इसी प्रकार इसमें जो सल्फर उपस्थित है इसके भी मोलों की संख्या 0.02 मोल होगी। प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु के मोलों की संख्या भी 0.02 मोल होगी। और इसमें उपस्थित हाइड्रोजन के प्रत्येक परमाणुओं के मोलों की संख्या भी 0.02 मोल होगी। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के मोलों की संख्या 0.02 मोल होगी। परंतु दिए गए यौगिक CuSO4 इंटू 5H2O में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 10 है, चूँकि CuSO4 इंटू 5H2O में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 10 है और प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के मोलों की संख्या 0.02 मोल है, इसलिए CuSO4 इंटू 5H2O में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की कुल संख्या बराबर होगा, चूँकि एक हाइड्रोजन परमाणु के मोलों की संख्या 0.02 है, इसलिए 10 हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या 10 गुणे 0.02 मोल होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.2 मोल आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न में जो दिया गया था कि 1.7 ग्राम अमोनिया में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो इसमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जो होगी वह 0.3 मोल होगी, जबकि 0.02 मोल CuSO4 इंटू 5H2O में हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या 0.2 मोल होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोल कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न दिया गया है, तो हमारे पास क्वेश्चंस दिया गया है कि 1 लीटर जल में H2 के मोलों की संख्या तथा H2 अणुओं की संख्या कितनी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग H2 का अणुभार निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। ठीक है, तो चूंकि H2O का अणुभार बराबर, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2 है और एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और ऑक्सीजन की संख्या 1 ही है और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है वह 16 होता है। तो इस टोटल का मान आ जाएगा 2 + 16 और इस पूरे का मान 18 आ जाएगा। तो H2 का अणुभार जो होगा वह 18 होगा, इसलिए H2O का मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। H2O का मोलर द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 18 ग्राम प्रति मोल।
18 ग्राम प्रति मोल। देखिए यहाँ पर 1 लीटर जल दिया गया है, दिया है जल का आयतन, जल का आयतन बराबर 1 लीटर, और 1 लीटर बराबर होता है 10 पर पावर 3 सेंटीमीटर घन। चूँकि हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर बराबर होता है 10 पर पावर 3 सेंटीमीटर घन, और हम लोग जानते हैं कि साधारण ताप पर जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन होता है। ये हम लोग जानते हैं कि साधारण ताप पर जल का जो घनत्व होता है वह 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन होता है। इसलिए आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व के सूत्र से जल का आयतन बराबर जल का द्रव्यमान बटा जल का घनत्व, या फिर इसको लिख सकते हैं जल का द्रव्यमान बराबर जल का आयतन गुणे जल का घनत्व। और जल का आयतन दिया गया है 10 पर पावर 3 सेंटीमीटर घन, और जल का घनत्व दिया गया है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन। तो यहाँ सेंटीमीटर घन से सेंटीमीटर घन कट जाएगा, तो इस पूरे का मान आ जाएगा 10 पर पावर 3 ग्राम जल, जिसका अणसूत्र H2O होता है, का द्रव्यमान बराबर 10 पर पावर 3 ग्राम, इतना होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जल का द्रव्यमान आ गया। अब हम लोग जल के मोलों की संख्या निकाल सकते हैं, इसलिए H2O के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा H2O का द्रव्यमान बटा H2O का मोलर द्रव्यमान, 1 ग्राम में होगा। तो H2O का जो द्रव्यमान है वह दिया गया है यहाँ पर 10 पर पावर 3 ग्राम, और H2O का मोलर द्रव्यमान हम लोग निकाल चुके हैं, वह आया है 18 ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ मान रख देते हैं 18 ग्राम प्रति मोल, और यहाँ पर ग्राम होगा। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, और इस पूरे को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1000 बटा 18, और ये प्रति मोल था तो ऊपर चला जाएगा तो ये मोल आ जाएगा। यहाँ 2 से काट दीजिए तो ये 500 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर 500 बटा 9 मोल आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस पूरे का मान 55.5 मोल आ जाएगा। ये H2O के मोलों की संख्या आ गई। ये पहला आंसर हमारा आ गया। अब हमें निकालना है H2O अणुओं की संख्या निकालना है। चूँकि 1 मोल H2O में H2O अणुओं की संख्या बराबर एवोगैड्रो संख्या होती है, और एवोगैड्रो संख्या का मान 6.022 गुणे 10 पर पावर 23 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 6.022 गुणे 10 पर पावर 23 H2O अणु आ जाएगा। इसलिए 55.5 मोल में निकाल लेते हैं, तो 55.5 मोल H2O में H2O अणुओं की संख्या बराबर आ जाएगा 55.5 गुणे 6.022 गुणे 10 पर पावर 23 H2O अणु बराबर आ जाएगा। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो इस पूरे का मान आ जाता है 334.27 गुणे 10 पर पावर 23 H2O अणु आ जाएगा। या फिर इसको लिख सकते हैं 3.34 गुणे 10 पर पावर 2 गुणे 10 पर पावर 23 H2O अणु, और इस पूरे का मान आ जाएगा 3.34 गुणे 10 पर पावर, इन दोनों का आधार सेम है इसलिए इनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो यहाँ 23 और 2 25 हो जाएगा। 10 पर पावर 25 H2O अणु, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो 1 लीटर जल में H2O के मोलों की संख्या जो है वह 55.5 मोल आएगा और H2O अणुओं की जो संख्या होगी उसका मान 3.34 गुणे 10 पर पावर 25 H2O अणु आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोल कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास प्रश्न दिया गया है कि 3.6 मोल जल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला दिया गया है 115.2 ग्राम, दूसरा दिया गया है 57.2 ग्राम और तीसरा दिया गया है 28.8 ग्राम, चौथा दिया गया है 18.4 ग्राम। और यह प्रश्न IIT JEE मेंस 2014 में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें दिया गया है जल के मोलों की संख्या दिया गया है, चूँकि जल के मोलों की संख्या, जल जिसका अणुसूत्र H2O होता है, इसके मोलों की संख्या 3.6 मोल दिया गया है। इसलिए जल में उपस्थित जितने भी परमाणु होंगे उन सभी के मोलों की संख्या भी 3.6 मोल होगी। तो इसमें उपस्थित हाइड्रोजन के प्रत्येक परमाणु के मोलों की संख्या भी परमाणु के मोलों की संख्या भी 3.6 मोल होगी। और इसमें उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु जो है इसके भी मोलों की संख्या 3.6 मोल होगी। तो इसमें हमें निकालना क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा निकालना है। चूँकि जल के मोलों की संख्या 3.6 मोल होती है, इसलिए इसमें उपस्थित प्रत्येक परमाणु के मोलों की संख्या भी 3.6 मोल होगी। अतः जल में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु के मोलों की संख्या बराबर होगा 3.6 मोल। अब हम लोग ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु भार निकाल लेते हैं। चूँकि ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान जो होगा, मोलर द्रव्यमान, वह होगा 16 ग्राम प्रति मोल होगा। ऑक्सीजन का जो मोलर द्रव्यमान होगा वह 16 ग्राम प्रति मोल होगा। इसलिए ऑक्सीजन परमाणु के मोलों की संख्या बराबर ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में बटा ऑक्सीजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान। सूत्र से ऑक्सीजन परमाणु के मोलों की संख्या दिया गया है। ऑक्सीजन परमाणु के मोलों की संख्या 3.6 प्राप्त हुआ है और ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान बटा ऑक्सीजन परमाणु का जो मोलर द्रव्यमान दिया गया है वह है 16 ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ पर 16 ग्राम प्रति मोल, या फिर इसको लिख सकते हैं ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान या ऑक्सीजन की मात्रा बराबर होगा, यहाँ देखिए इसका भाग हो रहा था तो जब इस साइड जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 3.6 मोल गुणे 16 ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ देखिए मोल से मोल कट जाएगा तो बचेगा 3.6 गुणे 16 ग्राम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस पूरे का मान 57.6 ग्राम आ जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा बराबर होगा 57.6 ग्राम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया था 3.6 मोल जल में ऑक्सीजन की मात्रा। तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है वह 57.6 ग्राम आएगा। अब विकल्प की तरफ देखते हैं। तो पहले विकल्प में 115.2 ग्राम दिया था तो ये नहीं होगा। दूसरे विकल्प में 57.6 ग्राम दिया था तो यही हमारा सही होगा। बाकी इसी प्रकार से सी वाला भी नहीं होगा और डी वाला भी नहीं होगा, क्योंकि इनका मान
57.6 ग्राम नहीं दिया गया है। तो बी वाला ऑप्शन ही हमारा सही होगा। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मूल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न है कि एनटीपी पर 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन अणुओं की संख्या बताइए। ये प्रश्न दिया गया है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया है एनटीपी पर ऑक्सीजन गैस का आयतन बराबर 11.2 लीटर, और चूंकि गैस के मोलों की संख्या बराबर होता है एनटीपी एसटीपी पर गैस का आयतन लीटर में बटा 22.4। ये फार्मूला है। किसी भी गैस के मोलों की संख्या अगर निकालना होता है तो उसके लिए फार्मूला है कि एनटीपी या एसटीपी पर गैस का आयतन लीटर में बटा 22.4। इसके द्वारा हम लोग किसी भी गैस के मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। तो हमें ऑक्सीजन गैस के मोलों की संख्या यहाँ पर निकालना है। इसलिए ऑक्सीजन गैस के मोलों की संख्या बराबर एनटीपी पर ऑक्सीजन गैस का आयतन लीटर में बटा 22.4। तो यहाँ पर इसका मान दिया गया है 11.2 और यहाँ पर 22.4 है। इतना मोल आ जाएगा, 11.2 बटा 22.4 मोल आ जाएगा। अब यहाँ दशमलव को हटाने के लिए हम लोग ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22.4 गुणे 10 बटा 10 मोल। तो इस पूरे का मान आ जाएगा 112 बटा 224। जब 112 को काटेंगे 224 से तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो इस पूरे का मान आ जाएगा 1 बटा 2 मोल। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मान आ जाएगा 0.5 मोल। तो ऑक्सीजन गैस के मोलों की संख्या जो है वह 0.5 मोल आ गई। हमें जो है एनटीपी पर 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन अणुओं की संख्या बताना है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन अणुओं की संख्या बराबर होता है एवोगैड्रो संख्या, और एवोगैड्रो संख्या का मान 6.022 गुणे 10 पर पावर 23 ऑक्सीजन अणु होंगे। इसलिए हम लोग 0.5 मोल ऑक्सीजन अणुओं की संख्या निकाल लेते हैं। इसलिए 0.5 मोल ऑक्सीजन अणुओं की संख्या बराबर आ जाएगा 0.5 गुणे 6.022 गुणे 10 पर पावर 23 O2 अणु। जब 0.5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इस टोटल का मान 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 10 और 1 11 हो जाएगा, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो दशमलव जो है 3 और 1 4 अंक के बाद लगाना होगा। तो 1 2 3 4 4 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो 3.011 गुणे 10 पर पावर 23 ऑक्सीजन अणु हो जाएंगे। या फिर इसका मान आ जाएगा 3 गुणे 10 पर पावर 23 ऑक्सीजन अणु। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एनटीपी पर 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन अणुओं की जो संख्या आएगी वह 3.0 गुणे 10 पर पावर 23 अणु आएगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चूंकि दिया गया है एनटीपी पर ऑक्सीजन गैस का आयतन 11.2 लीटर दिया गया है, और हम लोग जानते हैं कि गैस के मोलों की संख्या बराबर एनटीपी या एसटीपी पर गैस का आयतन बटा 22.4 होता है। तो इस फार्मूले पर रखने पर ऑक्सीजन गैस के मोलों की संख्या जो होगी वह 0.5 मोल प्राप्त हो जाएगी। और हम लोग जानते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन अणुओं की संख्या जो होती है वह
एवोगैड्रो संख्या होती है और उसका मान 6.022 × 10⁻23 होता है। ठीक है, इसलिए 0.5 मोल ऑक्सीजन अणुओं की संख्या निकाल लेते हैं। तो 0.5 मोल ऑक्सीजन अणुओं की संख्या जो होगी वह 3 × 10⁻23 ऑक्सीजन अणु आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन के मोलों की संख्या निकालने के बाद हम लोग उतने ही मोलों में उपस्थित ऑक्सीजन अणुओं की संख्या निकाल लेते हैं। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 3 × 10⁻23 अणु। यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोल कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न दिया गया है कि एनटीपी पर 0.224 लीटर CO2 गैस का द्रव्यमान कितना होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग CO2 का अणुभार निकाल लेते हैं। चूँकि CO2 का अणुभार बराबर होगा, यहाँ कार्बन का परमाणु भार जो होता है वह 12 होता है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है वह 16 होता है। तो 12 + 32, तो इस टोटल का मान आ जाएगा 44। तो चूँकि CO2 का अणुभार 44 आ गया है, इसलिए CO2 का मोलर द्रव्यमान बराबर होगा 44 ग्राम प्रति मोल। इसलिए 1 मोल CO2 का द्रव्यमान जो होगा वह 44 ग्राम होगा। अगर हम लोग अणुभार को निकाल लेते हैं तो उसके द्वारा हम लोग मोलर द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं और साथ ही साथ 1 मोल CO2 का द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। तो अणुभार हमारा 44 आया था, इसलिए CO2 का जो मोलर द्रव्यमान होगा वह 44 ग्राम प्रति मोल होगा और 1 मोल CO2 का द्रव्यमान जो होगा वह 44 ग्राम होगा। और हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कि गैस के मोलों की संख्या बराबर होता है एनटीपी या एसटीपी पर गैस का आयतन लीटर में बटा 22.4। ये हम लोग पढ़े थे फार्मूला कि किसी भी गैस के मोलों की संख्या अगर निकालना है तो बराबर होता है एनटीपी या एसटीपी पर गैस का आयतन लीटर में बटा 22.4 होता है। और प्रश्न में दिया गया है एनटीपी पर 0.224 लीटर CO2 गैस ये दिया गया है, अर्थात CO2 गैस का आयतन दिया है एनटीपी पर CO2 गैस का आयतन बराबर 0.224 लीटर ये दिया गया है। तो इस वाले फार्मूले का उपयोग करेंगे और CO2 गैस के मोलों की संख्या को निकालेंगे। इसलिए CO2 गैस के मोलों की संख्या बराबर होगा एनटीपी पर CO2 गैस का आयतन लीटर में बटा 22.4। तो यहाँ एनटीपी पर CO2 गैस का आयतन दिया गया है 0.224 लीटर बटा 22.4। देखिए यहाँ पर जो इसका मात्रक आता है वह लीटर प्रति मोल होता है। तो यहाँ लीटर से लीटर कट जाता है, मोल ऊपर चला जाएगा। तो इस पूरे का मान आ जाएगा 0.224 बटा 22.4 मोल। या फिर इसको लिख सकते हैं 0.224 बटा 22.4 गुणे 100 मोल। यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करने से देखिए ये जो दशमलव है यहाँ से हट करके 22.4 हो जाएगा और नीचे भी 22.4 दिया गया है गुणे 100 मोल। तो इससे देखिए ये पूरा पार्ट कट जाएगा तो बचेगा 1/100 मोल और इस पूरे का मान आ जाएगा 0.01 मोल। ये हो गया CO2
गैस के मोलों की संख्या 0.01 मोल। हमें निकालना है एनटीपी पर 0.224 लीटर CO2 गैस का द्रव्यमान। ठीक है, चूँकि 1 मोल CO2 का द्रव्यमान बराबर होगा 44 ग्राम। इसको हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ पर 1 मोल CO2 का द्रव्यमान जो है वह 44 ग्राम होता है। चूँकि 1 मोल CO2 का द्रव्यमान 44 ग्राम होता है, इसलिए हम लोग 0.01 मोल का निकालेंगे। तो 0.01 मोल CO2 का द्रव्यमान बराबर होगा 0.01 गुणे 44 ग्राम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 0.44 ग्राम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एनटीपी पर 0.224 लीटर CO2 गैस का जो द्रव्यमान आएगा वह 0.44 ग्राम आएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, CO2 का अणुभार निकाल लिए जिसका मान 44 आ गया। अब अणुभार अगर हमें पता है तो उसके द्वारा हम लोग CO2 का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं जिसका मान 44 ग्राम प्रति मोल आ गया। और अणुभार के द्वारा ही हम लोग 1 मोल CO2 का द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। तो 1 मोल CO2 का द्रव्यमान जो है वह 44 ग्राम आ गया। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी गैस के मोलों की संख्या बराबर होता है एनटीपी या एचटीपी पर गैस का आयतन बटा 22.4 होता है। और प्रश्न में दिया गया है कि एनटीपी पर CO2 गैस का आयतन 0.224 लीटर दिया गया है। तो इस वाले फार्मूले का उपयोग करेंगे और CO2 गैस के मोलों की संख्या को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख देते हैं। मान रखने पर CO2 गैस के जो मोलों की संख्या आएगी वह 0.01 मोल आ जाएगी। और हम लोग जानते हैं कि 1 मोल CO2 का जो द्रव्यमान होता है वह 44 ग्राम है, इसलिए 0.01 मोल CO2 का जो द्रव्यमान होगा वह 0.44 ग्राम होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।